बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 19 जून को स्पीकर का चुनाव। 26 जुलाई तक चलने वाले संसद सत्र में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 20 जून से शुरू होगी राज्यसभा की बैठकें। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को पेश होगा आम बजट। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे कारोबारियों के हित में बड़े फैसले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब हर किसान को मिलेंगे सालाना 6,000 रुपए। किसान पेंशन योजना को भी मिली मंजूरी। छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए भी 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना का ऐलान। जनता प्रथम, जनता सदैव। पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई इबारत लिखने वाले फैसले से मेहनती किसानों और कर्मशील व्यापारियों को होगा फायदा। शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप राशि में बढ़ोतरी का फैसला करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, पहला फैसला देश की रक्षा करने वालों को समर्पित। देश के कई राज्यों में चढ़ा पारा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शुक्रवार को सीजन का सबसे गर्म दिन। रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री के करीब। अगले 48 घंटे कहर बरपाएगी लू। मौसम विभाग का उत्तर और दक्षिण भारत में मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान। और क्रिकेट विश्व कप में आज कार्डिफ में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें होंगी आमने सामने। ब्रिस्टल में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत। टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान की करारी शिकस्त। सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार अपना पहला बजट 5 जुलाई को संसद में पेश करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और इसमें 30 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में सत्र की तारीखों पर फैसला लिया गया। 19 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। 26 जुलाई तक चलने वाले संसद सत्र में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 20 जून से राज्यसभा की बैठकें शुरू होंगी। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। Parliament session will start on 17 June and will end at 26 July. As you know, the process is that we write to the president, and proposal is 40 days and 30 sittings spread over 40 days. 17th and 18th will be devoted to oath of new members in Lok Sabha. 19th will be the election of speaker. 20th will be the joint session. From that date, the Rajya Sabha will also start, and both houses will meet in a joint session where we will request the president to address both houses of parliament. And then there will be discussion on president's speech, and also on 5th July there will be budget, and there will be other legislative businesses also which is necessary. So this will be very fruitful session, and we hope that all parties will cooperate. मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे कारोबारियों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए तय 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा समाप्त कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मोहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है और अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब 12,000 करोड़ रुपए और खर्च बढ़ेगा, यानी अब 87,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। तो अभी तक जो प्रावधान था, उस प्रावधान के अंतर्गत 12.5 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे। 2 करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे। जो 2 हेक्टेयर तक का बंधन आज मंत्रिपरिषद ने समाप्त कर दिया है। अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। अभी तक सरकार का 75,000 करोड़ रुपया इसमें लगता था, अब 12,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त भार आएगा। ऐसे कुल मिला के 87,000 करोड़ रुपया अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा। पहले कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीबों को 3,000 रुपए पेंशन देने की मंजूरी दी गई है। किसान की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन का पैसा मिलेगा। वो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं जो इस योजना में कवर होंगे, लेकिन पहले चरण में 5 करोड़ लोगों तक यह योजना पहुंचे और ये हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान ज्वाइन कर सकेंगे और इस योजना के अंतर्गत जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी, उनको 50% इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका भी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है, तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। उसका रूप एक ही है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी और सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होंगे आने वाले 3 साल में, ये कल्पना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ट्वीट के जरिए किसानों और व्यापारियों के हितों के बारे में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि इन फैसलों से किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा, साथ ही ये फैसले भारतीयों की गरिमा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहला फैसला उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है जो देश की रक्षा करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फैसले में शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत छात्रवृत्ति योजना में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का फैसला किया है। वहीं छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि 2,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना के दायरे को भी बढ़ाया गया है। अब इस योजना के दायरे में उन राज्य पुलिसकर्मियों के परिवार भी आएंगे जो किसी तरह के आतंकी या नक्सल हमले में शहीद हुए हों। हालांकि राज्य पुलिस अधिकारियों के वार्डों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा साल में 500 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस फैसले को देश की रक्षा करने वालों को समर्पित किया है। इस फैसले के बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी भी दी। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद थे। नई सरकार में सभी मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन कर दिया गया है। कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें वो ही विभाग सौंपे गए हैं जिनकी जिम्मेदारी वो पिछले कार्यकाल में संभाल रहे थे, जबकि कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों में बदलाव हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह के मंत्रालय की, जिन्हें इस बार रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं और मंत्रिमंडल में उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले अमित शाह अगस्त 2017 से राज्यसभा के सदस्य थे। वित्त मंत्रालय में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन खराब सेहत का हवाला देते हुए इस बार अरुण जेटली मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। इस बार निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार मिला है। पिछले कार्यकाल में उनके पास रक्षा मंत्रालय का जिम्मा था। नरेंद्र सिंह तोमर को इस बार कृषि और किसान कल्याण विभाग दिया गया है। इसके साथ ही वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार भी संभालेंगे। ये दोनों मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहले कार्यकाल में भी थे, जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राधा मोहन सिंह के पास था। मोदी कैबिनेट में एक नई एंट्री हुई है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, जो विदेश मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। इससे पहले एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से दोबारा चुनकर लोकसभा पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। मंत्रिमंडल में झारखंड से चुनकर आए अर्जुन मुंडा को भी जगह मिली है। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये विभाग जोएल ओराम के पास था। स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया। पिछले कार्यकाल में स्मृति ईरानी वस्त्र मंत्रालय का कामकाज देख रही थीं। इस बार उन्हें वस्त्र मंत्रालय के साथ साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जबकि पिछले कार्यकाल में महिला और बाल विकास मंत्रालय मेनका गांधी के पास था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर को मिला है। पिछले कार्यकाल में प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री थे। प्रहलाद जोशी मोदी कैबिनेट में ये भी नई एंट्री है। प्रहलाद जोशी को संसदीय मामले,
कोयला और खान मंत्रालय का जिम्मा मिला है। कैबिनेट में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। अरविंद गणपत सावंत को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार ने इस बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय गठित किया है और इसकी जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को दी गई है। इसी तरह जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया है और इसका कामकाज गजेंद्र सिंह शेखावत देखेंगे। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें एक बार फिर से पिछले कार्यकाल के मंत्रालय ही मिले हैं। नितिन गडकरी एक बार फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कामकाज आगे बढ़ाएंगे, तो रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। पीयूष गोयल को एक बार फिर रेल मंत्रालय के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान भी एक बार फिर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कल मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों का कामकाज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के साथ आती है, जिम्मेवारी के साथ आती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, इसका प्रयोग मीडिया करती है, करती रहेगी और आगे भी करेगी, ये मुझे विश्वास है। Newer speed of implementing infrastructure projects, newer levels of customer satisfaction, all of which will make the new Indian Railways a jewel in the new India that Prime Minister Modi has charted out for our great nation. हमारा एक कमिटमेंट है कि जो वर्क प्रॉपर्टीज है उनको हम 100% उसके रिकॉर्ड को डिजिटल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सभी वर्क प्रॉपर्टीज का जीआई मैपिंग हम करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाएंगे। और हम तो जो फोकस हमारा होगा वो 3E होगा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। मोदी जी के नेतृत्व के कारण एनर्जी एक इंटरनेशनल पॉजिटिव डिप्लोमेसी की हैंडल बना हुआ है। विश्व के कई सारे देशों में हमारी ट्रेड बैलेंस भारत की पक्ष में आया है। एनर्जी इनिशिएटिव्स के कारण जो काम हमने पिछले दिनों में किया है उसको दुगनी तिगुनी तेजी से ये टीम एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी। जल संसाधन और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर बनाए गए नए जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया है। उन्होंने कल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय के गठन का वादा किया था। प्रभार संभालने के बाद शेखावत ने कहा कि जल संबंधी सभी कार्य एक ही मंत्रालय में निहित होंगे। मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अंतर्राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राज्यीय जल विवाद पेयजल उपलब्ध कराने, बेहद जटिल नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी और उसकी सहायक और उप सहायक नदियों को स्वच्छ करने की महत्वाकांक्षी पहल को शामिल किया जाएगा। असम में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद के एक उम्मीदवार को कल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी अमरेंद्र डेका ने नाम वापस लेने की अवधि खत्म होने के बाद बीजेपी के कामाख्या प्रसाद तासा और असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद बैस्त को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। असम से 2 राज्यसभा सदस्यों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संतोष कुजूर का कार्यकाल पूरा होने के कारण 2 सीटें खाली हो रही हैं। इन दोनों सांसदों का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा है। वहीं नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की आज पहली बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी के सभी 52 लोकसभा सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होगी, जिसमें आगामी सत्र के लिए रणनीति भी तय की जाएगी। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद अपनी पहली बैठक में कांग्रेस सांसद निचले सदन में अपने नेता का चुनाव भी कर सकते हैं।
25 मई को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद ये पहली आधिकारिक बैठक होगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। उधर एनसीपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है और पार्टी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में यह बैठक आज मुंबई में होगी। बैठक में इसी महीने संपन्न लोकसभा के चुनाव में एनसीपी को मिली करारी हार के कारणों पर चर्चा होगी। साथ ही इसी साल होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बातचीत हो सकती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार के पहले 100 दिनों में ही कई बड़े आर्थिक सुधार किए जाएंगे ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा जल्द से जल्द दोबारा बहाल हो। उन्होंने कहा कि सरकार शुरुआती 100 दिनों में 46 पीएसयूज का या तो निजीकरण करेगी या फिर उसे बंद कर देगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे। I think the government will focus on measures to facilitate private investment and further improve the ease of doing business. You know that we've already improved, from about 70 places, from 170 to 100 in the last 5 years. But I think we need to take that program further, that agenda further, and make sure that now at the state level, the investors get the ease of doing business and all the and the risks associated with investments are reduced to the extent possible. So that's the most important task. There are other priorities also, which include agriculture and the modernization of agriculture, because again, you can't have a situation where 43% of your workforce continues to work in agriculture, which produces only about 16% of the output. So that's the second big priority. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कल जीडीपी और रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी किए। वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी की विकास दर 6.8% पर रही। जनवरी से मार्च के बीच देश की विकास दर 5.8% रही थी। हालांकि इससे पहले की 3 तिमाही में विकास दर का आंकड़ा 8%, 7% और 6.6% रहा था। केंद्र सरकार ने पहली बार बेरोजगारी का आंकड़ा भी जारी किया है। वित्त वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी 6.1% रही। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.3% और शहरी क्षेत्रों में 7.8% रही। The annual growth for 18-19 is 6.8%. The quarterly growth is 5.8%. There is some slowdown in quarterly growth, which we believe are largely because of some temporary factors. Some of them arising out of bit of problems in the NBFC sector, which sort of affected the consumption finance to some extent. कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और हाल ही में अमेरिका की वर्जीनिया बीच में गोली लगने से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस प्रमुख जेम्स सिरवेरा के मुताबिक गोलीबारी वर्जीनिया बीच की एक सरकारी इमारत में की गई और घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध वर्जीनिया बीच के म्युनिसिपल सेंटर का कर्मचारी है। इस घटना में हमलावर की भी मौत हो गई है। और बात क्रिकेट की। आईसीसी विश्व कप 2019 में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड आज श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप अभियान का आगाज करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 3 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। श्रीलंका को इस विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दूसरी तरफ 2015 के फाइनल में जगह बनाने वाले न्यूजीलैंड उन टीमों में से है जिसे सेमीफाइनल में जाने का दावेदार माना जा रहा है। आज दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगा, तो सभी की नजरें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर लगी होंगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दूसरा विश्व कप है। ये मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में शाम 6 बजे से होगा। वहीं कल खेले गए नॉटिंघम मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 21 ओवर और 4 गेंद में 105 रन पर सिमट गई। जवाब में वेस्टइंडीज ने 106 रन का लक्ष्य 13 ओवर और 4 गेंद में केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्रिस गेल ने सर्वाधिक 50 रन बनाए।
मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले ओशाने थॉमस मैन ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 4 विकेट लिए थे। बात मौसम के हाल की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून तक लोगों को राहत के आसार नहीं हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। लू और भयंकर गर्मी से परेशान जनजीवन को मौसम विभाग की ओर से एहतियात बरतने की भी लोगों को चेतावनी जारी की गई है। राज्य के श्रीगंगानगर में मई के महीने में सबसे अधिक तापमान का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया और कल अधिकतम तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक ये अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले यहां 30 मई 1944 को अधिकतम तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं चुरू में अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 46.6, जैसलमेर में 46.5, जोधपुर में 44.7, कोटा में 44.6, अजमेर में 44.5 और बाड़मेर में भी 44.5 रहा, जबकि राजधानी जयपुर में 44.2 और उदयपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 27.1 से लेकर 33.1 डिग्री तक दर्ज हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कल तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। और जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में अलग अलग शहरों में मौसम के हाल पर। और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।